आज हम विशेष रूप से इस वीडियो के अंतर्गत प्राथमिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राथमिक क्रिया में हमें प्राथमिक क्रिया या इस पाठ का प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन के रूप में या पाठ परिचय के रूप में देखेंगे। आर्थिक क्रिया क्या होती है या आर्थिक क्रियाकलाप क्या कहलाता है, मानवों के द्वारा किया गया वे सभी क्रिया जिनके बदले उन्हें अर्थ या आय की प्राप्ति होती है या भोजन की प्राप्ति होती है, उसे हम आर्थिक क्रिया या आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। मानवों के द्वारा किया गया प्राथमिक क्रिया क्या है या प्राथमिक क्रियाकलाप क्या कहलाता है। प्रमुख आर्थिक क्रियाएं कौन कौन से होती है और आर्थिक क्रियाओं में से प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन से होती है, जिसके अंतर्गत प्रमुख प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से हम आखेट, भोजन का संग्रहण, पशुचारण, कृषि तथा खनन के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना। मानव शरीर एक मशीन है। मानव का शरीर एक मशीन है और इस मशीन को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मानव भोजन की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। मानव जो है इस भोजन के प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, जिससे उन्हें भोजन तथा अर्थ या आय की प्राप्ति होती है। अर्थात विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है और इन क्रियाओं के फलस्वरूप या तो उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है या तो आय की प्राप्ति होती है। इन समस्त क्रियाओं के अंतर्गत आखेट, भोजन का संग्रहण, पशुचारण, कृषि, खनन, उद्योग, परिवहन तथा विभिन्न प्रकार के सेवा आता है। अर्थात मनुष्य के द्वारा वे सभी क्रियाएं जिनके बदले उन्हें आय की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है या भोजन की प्राप्ति होती है, उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया या आर्थिक क्रियाकलाप मनुष्य के द्वारा की गई सभी समस्त क्रिया जिनसे भोजन तथा आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रिया या क्रियाकलाप कहलाता है। अर्थात एक मनुष्य या मानव के द्वारा किया गया वे समस्त क्रियाएं जिनके बदले उन्हें या तो भोजन की प्राप्ति होती है चाहे आय की प्राप्ति होती है, इन समस्त क्रियाओं को आर्थिक क्रिया में या आर्थिक क्रियाकलाप के रूप में शामिल किया जाता है। मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आय की प्राप्ति होती है। मानव के वे सभी क्रियाकलाप जिनसे उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय की प्राप्ति होती है, वे सभी आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। मानव के द्वारा किया गया जो आर्थिक क्रियाकलाप है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया। प्राथमिक क्रिया अर्थात मनुष्य जो है वह प्रकृति के साथ दोहन करके और विभिन्न प्रकार के कार्य करता है और उनसे वस्तुओं की प्राप्ति करता है। द्वितीय क्रिया जो है मानव के द्वारा किया गया वे सभी क्रियाएं जो प्राथमिक क्रिया से प्राप्त उत्पाद को अत्यधिक मूल्यवान बनाया जाता है, अत्यधिक उपयोगी बनाया जाता है, उसमें द्वितीय क्रिया शामिल है। तृतीय क्रिया के मुख्य रूप से तृतीय क्रिया में मुख्य रूप से सेवाएं क्षेत्र आते हैं, परिवहन, संचार, व्यापार, कानून, जबकि विभिन्न प्रकार की शोध की क्रियाएं जो है वह चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आता है। इस पाठ के अंतर्गत हमें प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ना है। प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक क्रियाकलाप प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मानवों के द्वारा की गई समस्त क्रियाएं ही प्राथमिक क्रिया कहलाती है। पर्यावरण में हमारे आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों को प्राप्ति करने के लिए जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा या मानवों के द्वारा जो भी क्रियाएं की जा रही है, उन सभी क्रियाओं को हम प्राथमिक आर्थिक क्रिया कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जिनसे वस्तुओं की प्राप्ति प्रकृति के दोहन से होता है, मतलब हम प्रकृति के साथ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करके और हम वस्तुओं की प्राप्ति करते हैं, इन समस्त क्रियाओं को प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं या प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे आखेट या शिकार करना, भोजन का संग्रहण, वानिकी अर्थात वृक्षारोपण, पशुचारण अर्थात पशुओं को पालना, कृषि तथा खनन, यह समस्त क्रियाएं जो है वह प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत मानव जो है प्रकृति के साथ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है और उनसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति करता है। कहता है कि प्राथमिक क्रिया श्रम प्रधान होता है। प्राथमिक क्रिया जो होता है वह श्रम प्रधान होता है, मतलब मुख्य रूप से इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसमें मुख्य रूप से मानवों के हाथों के द्वारा किया जाता है। क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र बाहर होने के कारण, क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र बाहर होता है, जिसके कारण इसके श्रमिकों को लाल कलर श्रमिक भी कहते हैं। अर्थात क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र बाहर होता है, उसे लाल कलर, इसलिए इसे लाल
कलर श्रमिक भी कहा जाता है। प्राथमिक क्रिया में तकनीकी का प्रयोग नहीं हो जाता है। विशेष रूप से जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत या सरकारी कर्मचारी होते हैं, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र बाहर होता है, तो उनके लिए यह शब्द लागू होता है, लाल कलर श्रमिक। उसी प्रकार से किसानों का भी उसका कार्य क्षेत्र बाहर होता है, इसीलिए किसानों को भी लाल कलर श्रमिक कहा जाता है। प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं और क्रियाकलाप, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आता है आखेट एवं भोजन का संग्रहण। आखेट एवं भोजन का संग्रहण, आखेट एवं भोजन का संग्रहण सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है, प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। मानवों के द्वारा किया गया सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रिया, जिसके बदले उन्हें भोजन की प्राप्ति होती थी, भोजन के साथ साथ अन्य वस्तुओं की प्राप्ति होती थी, उसे हम आखेट या भोजन का संग्रहण कहते हैं। आखेट का अर्थ है पशुओं का शिकार करना। क्योंकि मानव प्राचीन समय में खाना व्यवस्था मुख्य रूप से पशुओं के शिकार पर निर्भर रखता था, भोजन के लिए पूर्णतः पशुओं पर ही निर्भर किया करता था। तो आखेट का अर्थ होता है पशुओं का शिकार करना। सभ्यता का आरंभिक दौर में मानव जीवन निर्वाह के लिए पशुओं का शिकार करता था, जंगलों से कंदमूल एकत्रित करता था और कंदमूल और फल एकत्रित करता था तथा आवास एवं वस्त्र पूर्णतः उसी पर निर्भर किया करता था। आखेट की क्रिया मुख्यतः उच्च अक्षांशों में या निम्न अक्षांशों में की जाती है। मुख्य इसका उद्देश्य है जीवन का निर्वाह, जीवन का निर्वाह। इसका प्रमुख उद्देश्य था जीवन का निर्वाह, अर्थात अपना और अपने घर के या अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का भरण पोषण करने के लिए यह क्रिया किया जाता था। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक उद्देश्य से आखेट किया जाता था। पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला भाग जो है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। जबकि 23.5 से 66.5 डिग्री दोनों गोलार्ध में, 23.5 से 66.5 डिग्री दोनों गोलार्ध में यह वाला भाग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव के बीच वाला भाग शीत कटिबंधीय कहलाता है। यह निम्न अक्षांश के रूप में जाने जाते हैं और यह उच्च अक्षांश के रूप में जाने जाते हैं। यह वाला भाग उच्च अक्षांश है, यह वाला भाग निम्न अक्षांश वाला उसमें कटिबंधीय क्षेत्र, जबकि उच्च अक्षांश वाला कटिबंधीय क्षेत्र। तो मुख्य रूप से जो आखेट की क्रिया होती थी, मुख्य रूप से आखेट की क्रिया जो होती थी वे उच्च अक्षांशों में और निम्न अक्षांशों में होते थे, अर्थात उष्ण क्षेत्र में और शीत क्षेत्र में होता था। जबकि व्यापारिक रूप से आखेट की क्रिया शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में व्यापारिक उद्देश्य से आखेट की क्रिया होती थी। आखेट का प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली, अमेजन बेसिन, मध्य अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया। यह सब जितने भी क्षेत्र है, या तो यह क्षेत्र निम्न अक्षांशों में है, या विषुवत रेखा के आसपास से वाले क्षेत्र हैं, या तो उच्च अक्षांशों में है। तो इन सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से पशुओं का शिकार किया जाता था, जिसका उद्देश्य था जीवन निर्वाह, जिसका उद्देश्य था जीवन निर्वाह। पशुचारण या पशुपालन, पशुचारण या पशुपालन। सबसे पहले हम प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आखेट या भोजन का संग्रहण या सभ्यता के आरंभिक दौर में मनुष्य के द्वारा किया गया प्राथमिक क्रिया था, जिसके अंतर्गत लोग जो थे पूर्णतः पशुओं पर निर्भर किया करते थे या जीवन निर्वाह के लिए मुख्य रूप से पशुओं पर निर्भर करते थे, भोजन या कंदमूल का एकत्रित किया करते थे। दूसरा है पशुचारण, पशुचारण या पशुपालन। जीवन निर्वाह एवं व्यापारिक उद्देश्य के लिए पशुओं को पालना पशुचारण या पशुपालन कहलाता है। हम जीवन निर्वाह के लिए या अपने लिए या अपने घर के सदस्यों के भरण पोषण के लिए या व्यापारिक उद्देश्य से अगर हम विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालते हैं तो इस क्रिया को पशुपालन कहते हैं, इस क्रिया को पशुपालन कहते हैं। प्रारंभिक समय पशुचारण का उद्देश्य भोजन प्राप्त करना था। प्राचीन समय में या स्टार्टिंग सभ्यता के आरंभिक दौर में पशुचारण का एकमात्र उद्देश्य था भोजन प्राप्त करना, जबकि बाद में इसका उद्देश्य हो गया व्यापार करना हो गया। पशुचारण या पशुपालन दो प्रकार के होता है। पशुचारण या पशुपालन जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। पहला चलवासी पशुचारण और दूसरा का व्यापारिक पशुचारण। चलवासी पशुपालन या पशुचारण और दूसरा व्यापारिक पशुचारण या पशुपालन। आइए हम इन दोनों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अधिकतर परीक्षा में चलवासी पशुचारण या व्यापारिक पशुपालन में अंतर स्पष्ट करने के लिए आता है, या चलवासी पशुचारण की विशेषता लिखें।
या व्यापारिक पशुपालन का विशेषता लिखें। अगर इन दोनों के बारे में हमको अध्ययन करना है तो आसानी से इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसे इस प्रकार का पशुचारण आरंभिक समय में किया जाता था। इस प्रकार का जो पशुचारण था वह सभ्यता के आरंभिक दौर में किया जाता था, जबकि व्यापारिक पशुपालन जो है वह पशुपालन का विकसित रूप है। पहले चलवासी पशुचारण किया जाता था, लेकिन यह सभ्यता के आरंभिक दौर में होता था या प्रारंभिक समय में होता था, लेकिन बाद में जो है यह मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्य से पशुओं का पालन किया जाता था, या यह चलवासी पशुचारण का विकसित रूप है। चलवासी पशुचारण का प्रमुख उद्देश्य जीवन का निर्वाह करना था, अर्थात इसका उद्देश्य जीवन का निर्वाह करना था, अपने घर के सदस्यों का या अपने लिए भोजन को एकत्रित करना था। जबकि व्यापारिक पशुपालन का उद्देश्य था बड़े पैमाने पर पशुओं को से उत्पाद प्राप्त करना। इसका उद्देश्य था बड़े पैमाने पर पशुओं से उत्पाद प्राप्त करने के लिए किया जाता था। चलवासी पशुचारण ऋतु के अनुसार इसका स्थान परिवर्तन होता है। चलवासी पशुचारण में मुख्य रूप से ऋतु के अनुसार इसमें स्थान परिवर्तन होता है, जबकि व्यापारिक पशुपालन एक निश्चित स्थान पर होता है, इसमें स्थान में बदलाव नहीं होता है। चलवासी पशुचारण प्राकृतिक चारा पर, अर्थात इनमें जो पशुओं को पाला जाता था वे मुख्य रूप से प्रकृति जो चारे होते हैं उनके खाने के लिए जो प्राकृतिक चारे का प्रयोग किया जाता था उन्हीं चारा पर वे निर्भर रहते थे, जबकि व्यापारिक पशुपालन में कृत्रिम चारा का प्रयोग किया जाता था, अर्थात मुख्य रूप से इसके लिए घास उगाया जाता था और उन्हीं घास का प्रयोग करके और व्यापारिक पशुपालन किया जाता था। कहता है चलवासी पशुचारण में जीवन निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र, आवास तथा जीवन की अन्य सुविधाएं जुटाई जाती थी। चलवासी पशुचारण जो प्रारंभिक समय या आरंभिक दौर में था उसमें मुख्य रूप से पशुओं से भोजन, वस्त्र, आवास तथा जीवन की अन्य सुविधाएं जुटाई जाती थी, जबकि व्यापारिक पशुपालन में दूध, मांस, चमड़ा आदि का उत्पादन होता था और इसका अन्य क्षेत्र में व्यापार किया जाता था। पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते थे और उनकी विशेष देखभाल नहीं होती थी। चलवासी पशुचारण के अंतर्गत पशुओं का जो देखभाल होता था वे प्राकृतिक रूप से होते थे, प्राकृतिक रूप से बड़े होते थे, उनके लिए कोई विशेष देखभाल नहीं होती थी। जबकि व्यापारिक पशुपालन के अंतर्गत पशुओं को वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार पाला जाता है और उनकी विशेष देखभाल की जाती है। चलवासी पशुचारण के अंतर्गत किसी एक ही पशुओं को नहीं पाला जाता था, बल्कि झुंड में बहुत से पशुओं को एक साथ पाला जाता था। जबकि व्यापारिक पशुपालन के अंतर्गत किसी एक पशु को पाला जाता था। जैसे मान लीजिए गाय का पालन हो रहा है तो गाय का पालन होगा, अगर भैंस का पालन हो रहा है तो भैंस का पालन हो रहा है। कहता है कि चलवासी पशुचारण का जो प्रमुख क्षेत्र है वे सहारा, अफ्रीका के सहारा वाला भी, सहारा भाग, पूर्वी अफ्रीका का तटीय भाग, दक्षिणी पश्चिमी एवं मध्य एशिया तथा टुंड्रा प्रदेश है। यानी चलवासी पशुचारण है वह विश्व के चलवासी पशुचारण का जो प्रमुख क्षेत्र है वे अफ्रीका का सहारा वाला क्षेत्र, पूर्वी अफ्रीका का तटीय वाला भाग, दक्षिण पश्चिम एवं मध्य एशिया का तथा दक्षिण पश्चिम मध्य एशिया तथा टुंड्रा वाला प्रदेश में चलवासी पशुचारण किया जाता था। जबकि व्यापारिक पशुपालन का प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी वाला क्षेत्र, मध्य अमेरिका के लानोस, दक्षिणी अमेरिका के पाम्पास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी। इस मानचित्र के आधार पर चलवासी पशुचारण वाले क्षेत्र को दिखाया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि चलवासी पशुचारण जो था वह मुख्य रूप से उच्च अक्षांशों में या निम्न अक्षांशों में होता था, यानी एकदम गर्म प्रदेश में या तो ठंडे प्रदेश में होता था। जैसे चलवासी पशुचारण का प्रमुख क्षेत्र था अफ्रीका का सहारा वाला भाग, अफ्रीका का पूर्वी तट, अफ्रीका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट, अफ्रीका का पश्चिमी तट, मेडागास्कर का पश्चिमी तट और पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया और टुंड्रा प्रदेश। इन सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से चलवासी पशुचारण किया जाता था, जिसका उद्देश्य था जीवन का निर्वाह करना। इनका उद्देश्य व्यापारिक पशुपालन, और इसमें जो पशुओं को पाला जाता था किसी एक पशुओं को पाला नहीं किया जाता, बल्कि झुंड के रूप में विभिन्न प्रकार के पशु होते थे और ये मुख्य रूप से प्राकृतिक चारा पर निर्भर हुआ करते थे। ऋतुओं के अनुसार इसमें समय में परिवर्तन होता था, उनके स्थान में परिवर्तन होते रहता था। जबकि व्यापारिक पशुपालन जो है मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता था, जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी वाले घास के मैदान में, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी वाले घास के मैदान में, दक्षिण अमेरिका के पम्पास, अफ्रीका के वेल्ड तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स,
ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स तथा एशिया के स्टेपीज वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से व्यापारिक पशुपालन किया जाता था। अर्थात व्यापारिक पशुपालन का प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका का पंपास क्षेत्र, अफ्रीका का वेल्ड क्षेत्र, अफ्रीका के वेल्ड क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के डाउन क्षेत्र और एशिया का स्टेपीज और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी। इन सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो घासें पाई जाती है वे लंबी लंबी या शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाई जाती है। उनका उपयोग पशुओं को चराने के लिए या पशुओं को पालने के लिए किया जाता है। व्यापारिक पशुपालन का मुख्य उद्देश्य था उसे विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त करना और बाजार में उसको बेचना था। अगला प्राथमिक क्रिया है कृषि। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि अंग्रेजी का एग्रीकल्चर शब्द से बना है। एग्रीकल्चर दो शब्द से मिलकर बना है, एग्रोस तथा कल्चर। एग्रोस का अर्थ होता है भूमि, जबकि कल्चर का अर्थ होता है जुताई। एक ऐसी सभ्यता, एक संस्कृति, एक ऐसी सभ्यता या संस्कृति जो भूमि के जुताई से संबंधित हो, इसे हम कृषि कहते हैं। कृषि वह आर्थिक क्रिया है जिसमें मानव भौतिक साधन या अपने ज्ञान का प्रयोग करके भूमि से विभिन्न प्रकार के उपज प्राप्त करता है। वह विभिन्न प्रकार के भौतिक यंत्र, हल, खुरपी, कुदाड़ी इत्यादि का प्रयोग करके और अपने ज्ञान का प्रयोग करके भूमि से विभिन्न प्रकार के उपज प्राप्त करता है। मानव की प्राथमिक क्रियाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राथमिक क्रिया कृषि है। मानव की जितने भी प्राथमिक क्रिया किया जाता है उन सभी प्राथमिक क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक क्रिया कृषि है। विश्व के लगभग भारी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत जैसे विकासशील देशों में भी लगभग 70% जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि के प्रकार। कृषि सामान्यतः निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, ट्रक कृषि इत्यादि में विभाजित किया जाता है। मतलब कृषि को करने के आधार पर या उद्देश्यों के आधार पर इसे कई भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, ट्रक कृषि। सबसे पहले आता है निर्वाह कृषि। कृषि की वह प्रणाली जिसमें फसलों का उत्पादन होने वाले सभी उत्पादों का प्रयोग स्वयं तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किया जाता है। निर्वाह कृषि या जीवन निर्वाह कृषि कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें कृषि से उत्पादित होने वाला विभिन्न प्रकार के अनाजों का उपयोग जीवन निर्वाह के लिए स्वयं अपने घर के सदस्यों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। निर्वाह कृषि कहलाता है। यह मुख्य रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र में किया जाता था। यह कृषि जो है मुख्य रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र में किया जाता है, अर्थात विकासशील देशों में। जैसे निर्वाह कृषि का उद्देश्य पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना। इसमें खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक होता है तथा इसमें ऊंचे किस्म का बीज, कीटनाशक दवाई या खाद तथा वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा स्थानांतरण कृषि। कृषि की एक ऐसी पद्धति जिसमें समय के अनुसार कृषि का स्थान परिवर्तित होता रहता है, स्थानांतरण कृषि कहलाता है। इस कृषि को झूम कृषि या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कृषि के नाम से जानते हैं। इस कृषि में होता है क्या है कि सबसे पहले जंगल झाड़ियों को काटा जाता है, उसको जलाया जाता है, जंगल झाड़ियों को काटा जाता है, साफ किया जाता है, जलाया जाता है और जले हुए राख का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता था। जब एक दो बार फसल उत्पादन कर लिया जाता था तो मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता समाप्त हो जाती थी, तो उस क्षेत्र को छोड़ के कहीं दूसरे जगह चले जाते थे। इस प्रक्रिया में होता था क्या, वहां भी पेड़ पौधे की कटाई की जाती थी, सफाई की जाती थी और फिर उसको जाकर के जलाया जाता था और जले हुए राख का प्रयोग खाद के रूप में होता था। तो इस प्रकार की जो कृषि है उसको बोलते हैं स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे लादांग कहते हैं, जबकि मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं, वियतनाम में रे और उत्तरी पूर्वी भारत में झूम कृषि के रूप में जाना जाता है। स्थानांतरण कृषि को इंडोनेशिया और मलेशिया में लादांग, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा, वियतनाम में रे और उत्तरी पूर्वी भारत में झूम कृषि। कौन सी कृषि? झूम कृषि। रोपण कृषि। कृषि की वह प्रणाली जिसमें फसलों का उत्पादन लाभ के लिए होता है। कृषि की एक ऐसी प्रणाली जिसमें फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से लाभ के लिए होता है। रोपण कृषि या बागवानी कृषि कहलाता है। यह
एक व्यापारिक कृषि है जिसके अंतर्गत मुख्य फसल चावल, कहवा, रबड़, कपास, गन्ना, केला जैसी फसल को उगाई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, अधिक पूंजी का निवेश होता है, उच्च प्रबंधन तथा तकनीकी एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ब्राजील में कॉफी के बागवानों को फैजेंडा कहा जाता है और यह कृषि मुख्यतः यूरोप, अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। रोपण कृषि अर्थात कृषि की एक ऐसी प्रणाली जिसका उत्पादन मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है, बड़े फार्मों में किया जाता है और उन्नत किस्म का बीज का प्रयोग करके वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। इसमें खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, मुख्य रूप से चावल, कहवा, रबर, कपास, गन्ना, केला इत्यादि ये फसल जो है मुख्य रूप से रोपण कृषि के रूप में किया जाता था। और ब्राजील में कॉफी के बागानों को, चूंकि ब्राजील जो है वो कॉफी उत्पादक, विश्व का कॉफी उत्पादक पहला राष्ट्र है, तो वहां पर कॉफी के बागानों को फैजेंडा कहा जाता है। अगला कहता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था। एक ऐसी कृषि की एक ऐसी प्रणाली जिसमें पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है, ऐसी कृषि को हम मिश्रित कृषि कहते हैं। इस कृषि में मुख्यतः गेहूं, जौ, राई, मक्का एवं चारे फसल के साथ साथ भेड़, बकरी, सुअर, कुकुर इत्यादि का पालन किया। मिश्रित कृषि एक ऐसी कृषि है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से कृषि के साथ साथ पशुओं को पालन किया जाता था और इनमें उन सभी फसलों को उत्पादन किया जाता था जो मुख्य रूप से चारे फसल के रूप में उपयोग लाए जाते हैं, जैसे गेहूं, जौ, राई, मक्का एवं चारे फसल के साथ साथ भेड़, बकरी, सुअर, कुकुर इत्यादि का पालन किया जाता था। डेयरी कृषि कृषि की वह प्रणाली जिसमें आधुनिक तरीके से दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं को फार्मों में पाला जाता है। एक ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें मुख्य रूप से आधुनिक तरीके से दुग्ध उत्पादन करने के लिए पशुओं को एक बड़े-बड़े फार्मों में पाला जाता है, डेयरी कृषि कहलाता है। डेयरी कृषि कहलाता है। इसमें अधिक पूंजी का निवेश होता है तथा पशुओं का देखरेख पूरी साल करनी पड़ती है। मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन करने के लिए या पशुओं से विभिन्न प्रकार के दूध, घी इत्यादि के उत्पादन करने के लिए एक बड़े फार्मों में पाला जाता है। इसे हम डेयरी कृषि कहते हैं या डेयरी कृषि कहलाता है, जिसके अंतर्गत अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है। सालों भर पशुओं की देखभाल करनी पड़ती है। भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागर के तट एवं उसके आसपास ऐसे देशों में की जाने वाली जो कृषि है उसे भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में खाटे एवं रसदार फसलों की कृषि की जाती है, जैसे अंगूर की कृषि, किशमिश, अंजीर तथा जैतून। अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं कि भूमध्य सागरीय कृषि क्या है और यह किन क्षेत्रों में की जाती है या इसमें किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है। भूमध्य सागर के आसपास के जितने भी देश हैं उन सभी देशों में जो कृषि पद्धति अपनाया गया है उसमें भूमध्य सागरीय, और इसमें मुख्य रूप से खाटे एवं रसदार फसल की कृषि की जाती है, जिसके अंतर्गत अंगूर, किशमिश, अंजीर तथा जैतून इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। यह यूरोप और अफ्रीका के बीच में यह भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर के या भूमध्य सागर के तट के आसपास जितने भी देश है इन सभी देशों में जो कृषि पद्धति अपनाया गया, इस कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है। इसके बाद ट्रक कृषि। कृषि का अर्थ होता है कृषि की एक ऐसी प्रणाली जिसमें फल एवं सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, उन्हें हम ट्रक कृषि या साग सब्जी वाले कृषि कहते हैं, क्योंकि सब्जियों के परिवहन के लिए ट्रक का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इस कृषि को ट्रक कृषि कहते हैं। तो चूंकि इसमें मुख्य रूप से ट्रक का उपयोग किया जाता था, इसलिए इस प्रकार की जो कृषि पद्धति है उसे हम ट्रक कृषि, जिसके अंतर्गत फल एवं सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद है सामूहिक कृषि। कृषि की वह प्रणाली जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व समाज एवं सामूहिक श्रम पर निर्भर होता है। कृषि की एक ऐसी प्रणाली जिसमें उत्पादन जो होता है, उत्पादन के साधन का स्वामित्व जो है समाज एवं सामूहिक रूप पर निर्भर होता है, इसे हम सामूहिक कृषि कहते हैं। सामूहिक कृषि सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खोज कहते हैं। इस प्रकार का प्रश्न कई बार पूछा गया है। सामूहिक कृषि जो है मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ? तो सोवियत संघ में। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो कोल खोज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है खनन।
खनन वह प्राथमिक क्रिया है जिसके द्वारा धरातल के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। खनन या खुदाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत धरातल या भूगर्भ के अंदर पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। खनन की दो विधियां हैं, एक धरातलीय खनन और भूमिगत खनन। धरातलीय खनन और भूमिगत खनन में अंतर। धरातलीय खनन और भूमिगत खनन, इसे विस्तृत या विवृत खनन कहते हैं और इसे गुप्त खनन कहते हैं। अर्थात इसमें जो खुदाई किया जाता है मुख्य रूप से धरातल वाला भाग अधिक चौड़ा भाग में खुदाई किया जाता है, इसलिए इसे विस्तृत या विवृत खनन कहते हैं। जबकि इस धरातल का भाग जो होता है उसका खुदाई एक कुआं का जैसा होता है, इसलिए इसे कुपकी खनन कहा जाता है। तो इसे विस्तृत या विवृत खनन कहा जाता है और इसे कुपकी खनन कहा जाता है। यह खनन जो है भूतल के निकट होता है। धरातलीय खनन का उपयोग मुख्य रूप से धरातल के नजदीक पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों के लिए किया जाता है, जबकि अधिक गहराई पर यह खनन जो है यानी भूमिगत खनन जो है वह अधिक गहराई पर किया जाता है। मतलब अधिक गहराई पर मिलने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों को निकालने के लिए भूमिगत खनन किया जाता है। यह अपेक्षाकृत आसान एवं सस्ता होता है, क्योंकि यह धरातल के नजदीक मिलने वाले पदार्थों का खनन किया जाता है, तो यह आसान भी होता है और सस्ता भी होता है, जबकि यह पूर्णतः जोखिमपूर्ण और असुरक्षित होता है। यह पूर्णतः जोखिमपूर्ण और असुरक्षित होता है।